वेलकम टू ऑल सीबीएसई एजुकेशन इन हिंदी। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 11 का ज्योग्राफी का पेपर हमने डिस्कस किया था, जिसके अंदर हमने पेपर का पार्ट 1 कर रखा है डिस्कस। जिन बच्चों ने नहीं देखा है वो चैनल पर जाकर देख सकते हैं, साथ ही मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दूंगा, वहां से आप इजीली पार्ट 2 देख पाएंगे। आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाले पेपर को वो आपका सेक्शन जो सी रह गया था, ठीक है, सेक्शन सी एंड डी ये आपका रह गया था, तो इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। बाकी जिन बच्चों ने नहीं देखा है मैं आपको शुरू से बता देता हूँ पैटर्न क्या रहने वाला है आपका पेपर का। तो यहाँ पे जो पेपर है आपका क्लास 11 का ज्योग्राफी का पेपर रहने वाला है, और ये 13 और 14 जो मार्च है उसको आपको पेपर है। 17 नंबर का ज्योग्राफी का पेपर आता है, 3 घंटे आपके पास होंगे पेपर को करने के लिए। सामान्य निर्देश क्या है इसका, तो सामान्य निर्देश की तरफ आएंगे हम, तो यहाँ पे बताया गया है जो सेक्शन आपका जो पेपर है वो 4 सेक्शन में डिवाइड है। सेक्शन आपका ए बी सी और डी में बांटा गया है। सेक्शन जो ए है यानी खंड ए, इसके अंदर आपके 1 से लेके 17 तक क्वेश्चन थे जो कि एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस थे, वो हमने डिस्कस कर लिए हैं, आप जाकर देख सकते हैं। सेक्शन बी की तरफ आएंगे तो सेक्शन बी में 18 से लेकर 23 तक क्वेश्चन थे जो कि शॉर्ट आंसर यानी एस ए का मतलब है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन थे, जिनका आंसर 80 से 100 शब्दों में आपको देना था। और क्वेश्चन नंबर 18 और 19 के लिए बताया गया है कि ये स्रोत आधारित प्रश्न थे, ये आपके 3 मार्क्स के क्वेश्चन थे। आगे आएंगे सेक्शन सी की तरफ, यहां से आज हम करेंगे जो हमारा पार्ट 2 रहने वाला है। 24 से लेकर 28 तक जो क्वेश्चन है ये आपके 5 नंबर के क्वेश्चन है, जिनका आंसर आपको 120 से 150 शब्दों में देना है। और लास्ट सेक्शन रहेगा आपका सेक्शन डी, ये आपका जो मानचित्र और भारत का मानचित्र हो गया और वर्ल्ड के मानचित्र, उसके ऊपर ये क्वेश्चंस है। तो ये आपका जनरल इंस्ट्रक्शंस थे हिंदी मीडियम में। इंग्लिश मीडियम में अगर आप पढ़ना चाहते तो कुछ इस तरह से सेक्शन 4 सेक्शन में डिवाइड है आपका पेपर, सेक्शन ए बी सी एंड डी। क्वेश्चन नंबर 1 to 17 in section A are multiple choice question. In section B, question number 18 to 23 are short answer type question, and question number 24 to 28 section C are long answer type question, and last section question number 29 and 30 in section D are map based questions which have 5 सब part। ठीक है, तो ये आपका इंग्लिश मीडियम में इंस्ट्रक्शन था। बाकी हमने देख रखा है सेक्शन ए सेक्शन बी, आप जाकर डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप वहां से जरूर देख लीजिए जाकर पार्ट 1 को। सेक्शन सी की तरफ आएंगे और यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे सेक्शन सी में वो आपके बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे, क्योंकि ये सभी क्वेश्चंस आपके 5-5 नंबर वाले होंगे। तो 5-5 नंबर के क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 5 नंबर के क्वेश्चन होंगे सभी के सभी सेक्शन सी में आपका। तो यहाँ से सबसे पहला क्वेश्चन है आपका 24। यहाँ पे पूछा गया क्वेश्चन में जो मिट्टी बनती है, आपने सोचा होगा कभी कि इतनी हमारी धरती के ऊपर मिट्टी है, ठीक है, मिट्टी से ढका हुआ यानी मिट्टी है धरती पर, तो ये मिट्टी आई कैसे यानी बनी कैसे, मिट्टी बनने की प्रक्रिया क्या होती है, ये कारक किस प्रकार मृदा निर्माण में सहायक होते हैं, कौन कौन से कारक है और किस प्रकार ये मिट्टी को बनाते हैं, क्या इनकी खूबियां रहती है, आपको वो बताना है किस प्रकार सहायक है। तो देखिए क्या क्या रहता है मिट्टी को निर्माण होने के लिए। सबसे पहले जलवायु की बात की गई है। जलवायु मूल सेल के अपक्षय को प्रभावित करती है। अधिक वर्षा मिट्टी में ह्यूमस की मात्रा को बढ़ाती है, लेकिन भारी वर्षा के कारण मिट्टी के उपजाऊ तत्वों को नुकसान भी पहुंचता है। एक तरह से जलवायु भी बता रखा है। जलवायु इंपॉर्टेंट है। मिट्टी जैसे आप देखेंगे जैसे चोटियां रहती है, ठीक है, आपने चोटियां देखा होगा, बहुत छोटी छोटी या बड़ी बड़ी, वो कैसे बनती है, उसी को टूट टूट कर जलवायु जब आती है, ठीक है, जब धूप आती है एक तरह से, जलवायु के कारण ये क्या है धीरे धीरे टूटती फूटती छोटी छोटी टुकड़ों में बढ़ जाती है, जब टूटने लग जाती है तो यही क्या है धीरे धीरे पीस पीस कर क्या है मिट्टी का रूप ले लेती है। मूल पदार्थ देखिए हम, जिस प्रकार चट्टानों का अपक्षय होता है, अपक्षय का मतलब क्या होता है टूटना नुकसान होना, एक तरह से ये कह सकते हैं आप। तो जिस प्रकार चट्टानें जो है टूटती है, मिट्टी का प्रकार भी वैसा होता है। उदाहरण के लिए जो है दक्षिण भारत की मिट्टी वहां की आधार शैलों के कारण जो है काली है। दक्षिण भारत की तरफ हम देखते हैं, जब भारत को देखते हैं हम, तो हम भारत के दक्षिण में आते हैं तो यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ की जो मिट्टी क्या है काली कलर की नजर आती है। क्यों? वहां की जो शैलें हैं, ठीक है, उदाहरण के लिए जो बनी है जो मिट्टी है वहां की आधार शैलों के कारण वहां पे वो काली है। ठीक है, उच्चावच हो गया। उच्चावच होता क्या है? उच्चावच होता है आप एक तरह से कह सकते हैं जैसे एक ही मैदानी भाग होता है जहां पे समतल रहता है,
लेकिन ऐसी जगह भी होती है जहाँ ऊपर नीचे, ठीक है, इसे वो उच्चावच कहते हैं। पहाड़ी भागों में देखें तो मिट्टी की परत क्या होती है, पतली होती है, लेकिन हम मैदानी भागों में मिट्टी की जो परत देखते हैं वो परत की मोटाई जो है अधिक होती है, ठीक है। तो एक हो गया जैविक क्रियाएं, वनस्पति आवरण एवं सूक्ष्म जीवों की उपस्थिति मृदा को जो है बहुत अधिक जो है उपजाऊ बनाती है। तो आप ये पॉइंट भी लिख सकते हैं। आगे देखें हम समय लंबी जो कालावधि में बनी मिट्टी अधिक समृद्ध और उपजाऊ होती है। तो मिट्टी बनने के लिए ये चीजें बताई गई है, कौन कौन से कारक जो है प्रमुख है। जलवायु हो गया, मूल पदार्थ हो गया, उच्चावच हो गया, जैविक क्रियाएं जो होती है, जैविक क्रियाओं के अंदर जो है इसके अंदर आप जैसे बहुत सारे जीव पाए जाते हैं, ठीक है, तो वो क्या होते हैं, मर जाते हैं। जो प्राणी होते हैं वो मर जाते हैं, सूक्ष्म जीव हो गया, यानी ऐसे छोटे कीड़े भी हो गए वो भी मरते हैं। तो क्या है कि वो जमीन में जब मिट्टी के साथ मिल जाते हैं तो उनको अधिक उपजाऊ भी बना देते हैं। तो बहुत सारी चीजें हैं इसके अंदर, बाकी मैंने आपको मेन 5 पॉइंट बताया। मिट्टी जो है यानी मृदा निर्माण में क्या क्या चीजें सहायक होती है, ये कारक किस प्रकार मृदा निर्माण में सहायक होते हैं। जलवायु हो गया, जो मूल पदार्थ हो गया, उच्चावच हो गया, जैविक क्रिया और समय। बहुत ज्यादा समय लगता है मिट्टी को बनने में, ठीक है। इंग्लिश मीडियम में देखेंगे व्हाट आर द मेन फैक्टर दैट हेल्प इन सॉइल फॉर्मेशन, हाउ डू दीज फैक्टर हेल्प इन सॉइल फॉर्मेशन, ठीक है। तो क्लाइमेट, सबसे पहले क्लाइमेट अफेक्ट द वेथरिंग ऑफ द पेरेंट रॉक, more rainfall increases the amount of humans in the soil, but the जो है fertile elements of soil are also damaged due to heavy rainfall। basic material हो गया, the way यहाँ पे बताया गया है जो basic material है उसके बारे में, the way the rocks and are जो है weathered, the type of soil is also the same। for example the soil of South India is black due to the base rocks are there। एक हो गया relief in hilly areas, the soil layer is thin while in the plains the thickness of the soil layer is more। एक हो गया biological activities, the presence of जो है vegetation cover and micro organisms makes the soil more fertile, ठीक है। ऑर्गेनिज्म्स, यहाँ पे टाइम देख ले हम, टाइम भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। द सोल मेड ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम इज मोर रिच एंड फर्टाइल। तो ये आपका बताया हुआ है क्या क्या है, क्लाइमेट है, बेसिक मटेरियल हो गया, रिलीफ हो गया, बायोलॉजिकल एक्टिविटीज हो गया और टाइम हो गया। ये चीजें है मेन फैक्टर है किसको, सोइल जो होता है उसको फॉर्मेशन में, ठीक है, बनने में। आगे देखते हैं हम, नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 क्वेश्चन है तापमान का व्युत्क्रमण अथवा प्रतिलोम, ठीक है, किसे कहते हैं, यानी तापमान का प्रतिलोम किसे कहते हैं तथा व्युत्क्रमण के लिए आवश्यक क्या क्या भौगोलिक जो दशाएं होती है वो आपको बतानी है। देखिए हमारा यहाँ पे बताया गया जैसे वायुमंडल की सबसे निचली परत क्या है, सौरमंडल है, ठीक है। हम जब आसमान की तरफ देखते हैं तो सबसे नीचे सबसे पहला आता है हमारा सौरमंडल, ठीक है। यहाँ पे सौरमंडल आप यहाँ पे मान के चलिए, जब हम आसमान की तरफ देखते हैं तो सबसे हमारे पास में क्या है, सौरमंडल है, ठीक है, जो कि पृथ्वी के धरातल यानी जमीन से क्या है, सबसे ज्यादा नजदीक है यानी सटा हुआ है। में ऊंचाई के साथ साथ जो है सामान्य परिस्थिति में तापमान जो है वो क्या है, घटता है। आप ऊपर की तरफ जाएंगे तो तापमान क्या करेगा, घटेगा। परंतु कुछ ऐसी स्थिति रहती है, कुछ ऐसी जो है स्थिति रहती है जिसमें क्या होता है, तापमान यहाँ का बढ़ने लग जाता है। ऐसी स्थिति को क्या कहते हैं, प्रतिलोम कह लो आप तापमान का, या व्युत्क्रमण, ठीक है, टेम्परेचर इन्वर्जन ये कह सकते हैं आप। तो यहाँ पे एक कहते हैं स्पष्ट है कि तापमान के प्रतिलोमन में धरातल के समीप जो ठंडी वायु है तथा ऊपर की ओर गर्म वायु होती है। तापमान के व्युत्क्रमण के लिए निम्नलिखित भौगोलिक परिस्थितियां सहयोगी होती है, यानी तापमान के प्रतिलोम के लिए कौन कौन सी जो परिस्थितियां है वो इंपॉर्टेंट है, क्या क्या सहयोग करती है। लंबी रातें हो गई, पृथ्वी दिन के समय ताप लेती है, ठीक है, पृथ्वी दिन के समय क्या होती है, ताप लेती है मतलब गर्म होती है, तथा रात के समय क्या है, ताप छोड़ती है, यानी जो आप कह सकते हैं गर्मी है वो छोड़ती है। रात्रि के समय ताप छोड़ने से पृथ्वी क्या हो जाता है, ठंडा हो जाता है, और पृथ्वी के आसपास की वायु भी क्या हो जाती है, ठंडी, तथा उसके ऊपर की वायु जो है अपेक्षाकृत गर्म होती है। एक कारण ये है, यहाँ पे किसकी बात हो रही है, सौरमंडल की। ये गर्म कब होती है, आप देखेंगे लंबी रातें एक रीजन डाल दिया गया है, क्यों, क्योंकि जब दिन का समय होता है वो गर्म हो जाती है हमारी धरती, जब वो रात का समय आता है तो वो क्या हो जाता है, वो जो ताप रहता है, गर्मी रहती है ऊपर की तरफ जाती है,
तो इससे सौरमंडल क्या होगा, गर्म होगा। एक तो ये रीजन हो गया। स्वच्छ आकाश, भौमिक विकिरण द्वारा पृथ्वी के ठंडा होने के लिए स्वच्छ आकाश हो गया, अथवा मेघ रहित रहित जो है आकाश का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। मेघ विकिरण में बाधा डालते हैं तथा पृथ्वी एवं उसके साथ लगने वाली वायु को ठंडा होने से रोकते हैं। तो एक ये हो गया स्वच्छ आकाश। आगे देखिए हम शांत वायु। शांत वायु किस तरह करती है टेम्परेचर ज्यादा, तो वायु के चलने से निकटवर्ती क्षेत्रों के बीच ऊष्मा का आदान प्रदान होता है, जिससे नीचे की वायु क्या होती है, ठंडी नहीं हो पाती और तापमान का व्यतिक्रमण नहीं हो पाता। एक ये हो गया शुष्क वायु। शुष्क वायु में ऊष्मा को ग्रहण करने की क्षमता अधिक होती है, जिससे तापमान की ह्रास दर में कोई परिवर्तन नहीं होता। परंतु शुष्क वायु भौमिक विकिरण को जो है वो शोषित नहीं कर पाता, अपने अंदर नहीं समा पाता, अतः ठंडी होकर तापमान के व्यतिक्रमण की स्थिति पैदा करती है। और हिमाच्छादन, हिम सौर विकिरण के अधिकांश भाग को परावर्तित कर देती है, जिससे वायु की निचली परत क्या होता है, ठंडा हो जाता है और तापमान का व्यतिक्रमण होता है। क्षेत्रों में जो है, इन क्षेत्रों में साल भर व्यतिक्रमण होता है। तो ये है जो आप एक तरह से प्रतिलोम समझेंगे थोड़ा इजी लैंग्वेज में। तापमान का प्रतिलोम किसे कहते हैं, हमारे जो सर के ऊपर अगर हम देखें, हम धरती पे खड़े होकर देखते हैं, सबसे पास हमारे सौरमंडल है, और सौरमंडल क्या हो, अगर वो गर्म हो, यहाँ पे बोला गया तापमान वैसे घटता है सामान्य परिस्थिति में, लेकिन कुछ ऐसी स्थितियां रहती है जिसमें क्या होता है, तापमान जो है घटने की बजाय क्या होता है, वो बढ़ने लग जाता है। ये क्या है, ये प्रतिलोम है। अब बढ़ने के क्या क्या रीजन है, लंबी रातें हो गई, स्वच्छ आकाश हो गया, शांत वायु, शुष्क वायु और हिमाच्छादन। ठीक है, ये पॉइंट है। इंग्लिश मीडियम में आप यहाँ पे देख सकते हैं व्हाट इज टेम्परेचर इन्वर्जन और जो है इन्वर्जन, एंड ऑल्सो टेल द ज्योग्राफिकल कंडीशन नेसेसरी फॉर इन्वर्जन। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने आपको बता दिया, आप इसे पढ़ सकते हैं, इंग्लिश मीडियम में है। पॉइंट क्या क्या है, मेन मेन पॉइंट, जैसे लॉन्ग नाइट्स हो गया, ठीक है, क्लियर स्काई होना चाहिए। आगे देखें हम, क्वाइट एयर होना चाहिए, ठीक है, शांत वायु। ड्राई एयर, सूखा जो हवा होना चाहिए, ठीक है, सूखा वायु। स्नो कवर, ये पॉइंट है, आप इसे पढ़ सकते हैं। जो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हैं, मैं इनको दिखा देता हूँ। आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 26। ठीक है, सभी 5-5 नंबर के क्वेश्चन है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत ज्यादा, जैव विविधता से रिलेटेड पूछा गया है कि सम्मेलन, जो जैव विविधता सम्मेलन होता है, उसमें जो भी लिया गया संकल्प है उसके बारे में बताना है। संरक्षण के कौन कौन से उपाय जो है सुझाए गए, किन्हीं 5 के बारे में आपको बताना है। 5 नंबर का क्वेश्चन है। ठीक है, जो भी अभी तक मैंने आपको बताया सारे 5-5 नंबर के ही थे। और यहाँ पे पूछा गया कि जैव विविधता के सम्मेलन में लिए गए जो संकल्प है, जैव विविधता के जो संरक्षण है उसमें कौन कौन से उपाय बताए गए, आपको 5 का वर्णन करना है। सबसे पहला, संकटापन्न प्रजातियों के लिए संरक्षण के लिए प्रयास करने चाहिए। ठीक है, एक तो ये हो गया। संकटापन्न प्रजातियां कौन कौन सी होती है, वैसी प्रजातियां जो लुप्त नहीं हुई है लेकिन उन्हें नहीं बचाया जाता है तो लुप्त हो जाएंगी जल्दी, तो ऐसी प्रजातियां को संकटापन्न प्रजातियां कहते हैं, तो उनको हमें बचाना चाहिए। प्रजातियों को लुप्त होने के से बचाने के लिए उचित योजना व प्रबंधन जो है अपेक्षित है। खाद्यान्नों की किस्में, चारे संबंधी पौधों की किस्में, इमारती लकड़ी के पेड़, ठीक है, पशुधन, जंतु व उनकी जो वन्य प्रजातियां किस्में, उसको संरक्षित करना चाहिए। जैसे जंगल हम धीरे धीरे खत्म करते जा रहे हैं, ठीक है, लेकिन क्या हो रहा है इससे, जो अन्य जीव जंतु है उनको क्या हो रहा है, नुकसान पहुंच रहा है। ये चीजें भी आप इसके अंदर लिख सकते हैं। प्रत्येक देश को वन्य जीवों के जो आवास है उसको चिन्हित करना चाहिए और उनकी सुरक्षा करनी चाहिए, ये चीजें आप डाल सकते हैं। प्रजातियों के पलने बढ़ने तथा विकसित होने के स्थान जो है सुरक्षित और संरक्षित होने चाहिए, और वन्य जीव व पौधों का अंतरराष्ट्रीय व्यापार नियमों के अनुरूप हो। ठीक है, जो भी होने चाहिए वो नियम के अनुरूप होने चाहिए। तो ये चीजें आप यहाँ पे डाल सकते हैं जैव विविधता के लिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आपका बहुत बार पूछा जाता है। यहाँ पे दिया हुआ है इंग्लिश मीडियम में, ठीक है, जो आपका दिया हुआ है, इन द रिसोल्यूशन टेकन इन द कन्वेंशन ऑन जो है बायोडाइवर्सिटी, व्हाट मेजर हैव बीन सजेस्टेड फॉर द कन्वर्सेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, डिस्क्राइब एनी 5। तो यहाँ पे आपको बता दिया मैंने हिंदी मीडियम में, वैसे इंग्लिश मीडियम में देख लेंगे तो एफर्ट शुड बी मेड फॉर द कन्वर्सेशन ऑफ जो है इंगेज स्पीसीज। ठीक है, इंडेंजर्ड स्पीसीज जो है उसको हमें क्या करना चाहिए, बचाना चाहिए, एफर्ट करना चाहिए, यहाँ पे कन्वर्सेशन करनी चाहिए। प्रॉपर प्लान्स एंड मैनेजमेंट होना चाहिए, आर रिक्वायर्ड टू सेव द स्पीसीज फ्रॉम एक्सटेंशन। ठीक है, एक्सटिंक्शन, जो यहाँ पे देखिए वैरायटीज ऑफ फूड हो गया, फूड ग्रेन्स हो गया,
वेराइटीज ऑफ जो है फूडर जो प्लांट्स हो गए, टिमर हो गया, टिम्बर ट्रीज, लाइव स्टॉक एनिमल एंड देयर जो है वाइल्ड स्पीसीज शुड बी प्रिजर्व्ड। आगे देखिए हम, एवरी कंट्री शुड जो है एंश्योर देयर प्रोटेक्शन बाय जो है मेकिंग द हैबिटेट ऑफ जो है वाइल्ड एनिमल्स, द प्लेस वेयर स्पीसीज ग्रो एंड डेवलप शुड बी सेफ एंड प्रोटेक्टेड, इंटरनेशनल ट्रेड ऑफ वाइल्ड एनिमल्स एंड प्लांट्स शुड बी इन जो है अरोडेंस विद द रूल। ठीक है, तो यहाँ पे ये आप इंग्लिश मीडियम में देख सकते हैं जैव विविधता के बारे में। इसी में आपको अथवा देखने को मिलेगा इस क्वेश्चन में। जैव विविधता का जो ह्रास हो रहा है उसको रोकने के लिए क्या क्या उपाय है आपको बताने हैं। ठीक है, क्या क्या उपाय कर सकते हैं। यहीं पे संकटापन्न प्रजातियों के संरक्षण के लिए प्रयास किए जाने चाहिए, प्रजातियों को लुप्त होने से बचाया जाए, वन रोपण जैसे पेड़ पौधे हमें लगाने चाहिए और उनकी सुरक्षा करनी चाहिए, प्रदूषण पर नियंत्रण, जो भी कीटनाशक का प्रयोग होता है उसके ऊपर भी नियंत्रण लगाना चाहिए, वन्य जीवों के आवास हो गए, कई सारे आप देखेंगे भारत में कई सारे पार्क बने हुए हैं जो जीवों के लिए। ठीक है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क हो गया और भी कई सारे पार्क है, उन्हें हमें क्या करना चाहिए और सुरक्षा प्रदान करनी चाहिए और ऐसे और बनाने चाहिए। जो भी अंतरराष्ट्रीय व्यापार होते हैं ये लगभग आप सेम क्वेश्चन कह सकते हैं, लेकिन अथवे में ये ऐसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इंग्लिश मीडियम में आप यहाँ पे देख सकते हैं जो भी है, डिस्क्राइब द मेजर और टू प्रिवेंट द डिक्लाइन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, तो यहाँ पे एफर्ट्स शुड बी मेड टू कंजर्व द इंडेंजर्ड स्पीसीज शुड बी सेव्ड फ्रॉम जो है एक्सटेंशन। ठीक है, आगे पढ़ सकते हैं आप यहाँ पे इंग्लिश मीडियम में वही चीजें लिखी हुई है। हम आते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ। गंगा नदी के बारे में पूछा गया है, गंगा जो नदी है उसकी विशेषताओं के बारे में। तो गंगा नदी के बारे में है सबसे पहला पॉइंट, ये गंगा नदी जो है उत्तराखंड राज्य जो है हमारा, उत्तरकाशी जिले में गौमुख के निकट जो है गंगोत्री, जिसे गौमुख भी कहते हैं, हिमनद से 3900 मीटर की ऊंचाई से निकलती है। ये देव प्रयाग में भागीरथी और अलकनंदा दोनों आपस में मिलती है। इसके बाद ये क्या है, गंगा कहलाती है। गंगा कब कहलाती है, देव प्रयाग में भागीरथी और अलकनंदा दोनों आपस में मिलते हैं, इसके बाद ये गंगा कहलाती है। गंगा नदी हरिद्वार में मैदान में प्रवेश करती है, हरिद्वार से दक्षिण की ओर फिर दक्षिण से पूर्व की ओर ये बहती है, अंत में यह जो है दक्षिण मुखी होकर दो धाराओं भागीरथी और हुगली में विभाजित होती है। बांग्लादेश में जब ये प्रवेश करती है तो इसका नाम पद्मा हो जाता है। तो अलग अलग देशों में इसके अलग अलग नाम है, ये भी आप विशेषताओं में लिख सकते हैं। गंगा नदी, इसकी लंबाई की बात करें 2525 किलोमीटर है। ये भारत का सबसे बड़ा अपवाह तंत्र है। इसके उत्तर में हिमालय से निकलने वाली बारहमासी नदी और दक्षिण में प्रायद्वीप से निकलने वाली जो है मौसमी नदियां आकार मिलती है। ठीक है, यमुना गंगा की सबसे जो है पश्चिमी और सबसे लंबी सहायक नदी है। सोन इसके दाहिने किनारे पर मिलने वाली प्रमुख सहायक नदी है। बाएं तट पर मिलने वाली महत्वपूर्ण सहायक नदी है जैसे रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी व महानंदा है। तो यह है गंगा नदी के बारे में। इसका आप जो है कुछ इस तरह से याद कर सकते हैं कि पहले तो निकलती कहां से कहां तक है, ठीक है, जाती कहां पर है, इसकी लंबाई कितनी है, ठीक है, हमारे किस स्टेट में है, ये चीजें आप डाल सकते हैं। क्या ये बारहमासी, यानी इसकी जो गंगा नदी है उसमें पानी जो है बारहमासी है, मतलब 12 महीने रहता है, तो हाँ रहता है। ये चीजें आप याद कर सकते हैं। दूसरे देशों में इसको किस नाम से जाना जाता है, जैसे बांग्लादेश में इसे पद्मा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इसकी सहायक नदियों के बारे में आप यहाँ पे लिख सकते हैं। इंग्लिश मीडियम में देखिए, डिस्क्राइब 5 जो है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रिवर गंगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, द गंगा रिवर जो है ऑर्गेनेटिस फ्रॉम द गंगोत्री ग्लेशियर नियर गौमुख इन उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड स्टेट एंड एल्टीट्यूड ऑफ 3900 मीटर। ठीक है, बोथ भागीरथी एंड जो है अलकनंदा मीट एट देव प्रयाग, आफ्टर दिस इट कॉल्ड गंगा, द रिवर गंगा एंटर द प्लेन टू हरिद्वार। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, बाकी और भी इंग्लिश में पॉइंट है, आप इसे पढ़ लीजिए जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, भूकंप से होने वाले नुकसान को कम करने के लिए क्या क्या उपाय किए जाने चाहिए। ठीक है, कोई 5 बताने आपको, और ये क्वेश्चन जो है बहुत ज्यादा चांस है क्योंकि अभी के समय आपने देखा होगा जो एक रहता है ना करंट में, जैसे अभी तुर्की हो गया, ठीक है, जिसका नाम टर्की कर दिया गया, उसको जो है उसमें अभी भूकंप आपने देखा होगा, उस देश में भूकंप आया जिसमें बहुत सारे लोगों की जान गई, लगभग मान के चलिए 50,000 प्लस जो है लोग जो है वो उसकी मृत्यु हुई है। ठीक है, 40,000 तो मैंने बहुत समय पहले देखा था, अब तक क्या पता 50 हो गई हो। तो
और निकलती ही जा रही है लाशें जो मलबा है उसके नीचे से। तो भूकंप से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है। भूकंप से होने वाले नुकसान को कम करने के क्या-क्या उपाय है? देखिए, भूकंप अगर हमें किसी क्षेत्र में हमें पता है कि भूकंप आ रहा है, तो उसके लिए हम क्या है पहले ही जो है भूकंप नियंत्रण केंद्रों की स्थापना कर देंगे। भूकंप जो भी संभावित क्षेत्र है उसमें लोगों को हम समय पर सूचना प्रदान करें, एक ये है, ये उपाय कर सकते हैं हम भूकंप से रिलेटेड। आगे देखिए हम जो भी सुभद्यता मानचित्र तैयार करना और संभावित जोखिमों की सूचना लोगों तक देना तथा इसके जो प्रभाव है उसको कम करने के बारे में लोगों को शिक्षित करना। ठीक है, ये कर सकते हैं आप। भूकंप प्रभावित क्षेत्रों में घरों के प्रकार और भवनों के डिजाइन में सुधार लाना, उन्हें भूकंप रोधी बनाना, ऐसे घर बनाना कि भूकंप आए तो भी उनको नुकसान ना हो। अब देखेंगे कई सारे मंजिल के घर बनाए जाते हैं, ठीक है, तो इसमें क्या है कि गिरने का ज्यादा चांस रहता है। लेकिन जब हम इसे फ्लैट बनाएंगे कुछ इस तरह से घर, ठीक है, मंजिल के आकार का नहीं बनाएंगे, हम जो है एक मंजिल टाइप का बना ले, तो इसमें क्या हो जाता है, कम होता है, मतलब चांस कम है इसको गिरने का। तो ये हो गया। भूकंप प्रभावित क्षेत्रों में ऊंची जो इमारतें हैं उसके निर्माण जो भी बनते हैं उस पे हमें क्या है प्रतिबंध लगाना चाहिए। बड़े-बड़े औद्योगिक संस्थानों और शहरीकरण को बढ़ावा नहीं देने चाहिए ऐसे क्षेत्रों में। भूकंप प्रभावित क्षेत्रों में भूकंप प्रतिरोधी जो इमारत है उसको बनाना और सुभद्य क्षेत्रों में जो है हल्के निर्माण सामग्री का प्रयोग करना। ये चीजें हम कर सकते हैं जो भी हमें अगर जो भूकंप से होने वाले जो नुकसान है अगर हमें उसे कम करने हैं तो। ठीक है, देखिए भूकंप आएगा तो नुकसान होगा, बस हम कम कर सकते हैं उसको। प्राकृतिक जो भी आपदाएं होती है हम उससे ये नहीं सोच सकते कि ये आए ही ना, ऐसा नहीं होता है। बाढ़ भी हो गया वो आता ही रहता है, लेकिन हम इसको कम कैसे कर सकते हैं? जैसे बाढ़ वाला हो गया तो हम बांध बना सकते हैं, ठीक है। जो आसपास जो रहते हैं लोग वो नदियों के, उसको हम कहेंगे कि उधर आप मत रहिए, आपको नुकसान हो सकता है, ठीक है। तो उनके लिए दूसरी जगह हम सेटल करना, ये चीजें कर सकते हैं। तो भूकंप भी ऐसा ही है, कभी भी आ सकता है। इसके लिए हम जो है बस कोशिश कर सकते हैं कि कम नुकसान हो, नुकसान कम हो, नुकसान हो ही ना ऐसा बहुत कम होता है। हाँ, जब नुकसान नहीं होता है, जब छोटे लेवल पे जो भूकंप आता है हल्का सा, तो उस पे। इंग्लिश मीडियम में देखिए टेल 5 ways to reduce the damage caused by earthquake, providing timely information to people in earthquake prone areas by setting up earthquake control center, preparing जो है हम जो है कर सकते हैं मैप के बारे में एंड इन्फॉर्म कर सकते हैं पीपल को कि एजुकेशन दे सकते हैं, एजुकेशन देम ऑन हाउ टू रिड्यूस देयर इम्पैक्ट, इम्प्रूवमेंट इन डिजाइन इन द डिजाइन ऑफ हाउसेज एंड बिल्डिंग्स। अर्थक्वेक जो है वहां पे हम मेकिंग देम अर्थक्वेक रेसिस्टेंस, रिस्ट्रक्चरिंग द कंस्ट्रक्शन, हम जो वहां पे हम प्रतिबंध लगाना चाहिए कहाँ पे, जहां पे ऐसी बिल्डिंग बनती है, कंस्ट्रक्शन ऑफ tall building in earthquake prone areas, large industrial establishment and not promoting urbanization। and आपका जो है earthquake resistant building in earthquake prone areas and use lightweight construction material in जो है vulnerable areas। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा। आगे देखते हैं हम अथवे में। आगे पूछा गया इसी क्वेश्चन के अथवे में, देश की आर्थिक व्यवस्था तथा समाज पर बाढ़ के गहरे प्रभाव को किन किन उपायों से कम अथवा रोका जा सकता है। अब ये बाढ़ के बारे में आ गया 5 नंबर का। देखिए बाढ़ के बारे में भी यही है कि देश की आर्थिक व्यवस्था तथा समाज पर बाढ़ के जो गहरे प्रभाव है उसको किन उपायों से हम कम कर सकते हैं। देखिए बाढ़ आएगा ही आएगा, लेकिन हम क्या कर सकते हैं, जो बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है वहां पर तटबंध बनाना, नदियों पर हम बांध बना सकते हैं। ठीक है, इससे फायदा ही होता है, जब नदियां जाती है उसके ऊपर अगर हम बांध बना देते हैं तो वहां पे क्या है बिजली भी बना सकते हैं हम, तो फायदा है। नवीनीकरणीय जो है वनीकरण को प्रोत्साहित करना, नदियों के ऊपरी जल ग्रहण क्षेत्र में निर्माण कार्यों पर हमें प्रतिबंध लगाना चाहिए। जो नदी वाहिकाएं हो उनके किनारे पर जो बसे लोग होते हैं उनको हमें कहीं और बसाना चाहिए, और जो बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है उसमें मानवीय गतिविधियों को हमें नियंत्रित करना चाहिए। ये चीजें हम करके क्या कर सकते हैं, बाढ़ का जो भी प्रभाव पड़ता है उसको हम रोक सकते हैं, कम कर सकते हैं। ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर जो है लास्ट, जो कि आपका 5 नंबर में था। ठीक है, इंग्लिश मीडियम में भी आप इसे इंग्लिश मीडियम में इस क्वेश्चन को शायद मैंने लिखा नहीं है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो जाएगा आपका अथवे में जो 28 के अथवे में है। ये आपका हो गया है 5-5 नंबर के सभी क्वेश्चन जो हमने डिस्कस किए हैं। ये पार्ट 2 था। आगे मैप बचता है आपका लास्ट क्वेश्चन, तो मैप वाला भी आपका क्वेश्चन हम देख ले एक बार। मैप जो है क्वेश्चन नंबर 29 और 30 रहेगा। यहाँ पे भारत के लिए बोला गया है कि दिए गए भौतिक मानचित्र में निम्नलिखित की स्थिति उपयुक्त चिन्हों से किन्हीं 5 को आपको दर्शाना है। जैसे काली मृदा के क्षेत्र बोला गया है, अचनकमर यानी अमरकंटक जीव नीचे क्षेत्र,
शुष्क गर्मी ऋतु मानसून जलवायु क्षेत्र जलवायु प्रदेश यानी एएस प्रकार की जलवायु, ये आपने पढ़ा होगा प्रकार की जलवायु के बारे में। ठीक है, ये हो जाएगा आपका लक्षद्वीप और जो है मिनिकॉय, मन्नार की खाड़ी, कंचनजुंगा चोटी या छोटा नागपुर का पठार। कोई 5 करने हैं आपको और यहाँ पे हम देखिए कोई 5 के बारे में तो यहाँ पे दे रखा है, जैसे काली मृदा का क्षेत्र सबसे पहला आपका। ठीक है, ये हो गया काली मृदा का क्षेत्र, आपने ये देखा। ठीक है, एक हो गया आपका। दूसरे की तरफ आएंगे हम तो यहाँ पे आप देखेंगे जो अमरकंटक है ये आपका हो गया, यहाँ पे निशान दे रखा है, ये दूसरा हो गया आपका। फिर आगे देखेंगे आपका जो एएस प्रकार एएस वाली जलवायु थी, ये आप यहाँ पे देख लेंगे। ठीक है, एएस जलवायु यहाँ पे हो गया आपका। मन्नार की खाड़ी यहाँ पे है आपका। लक्षद्वीप और मिनिकॉय आप यहाँ पे देख पाएंगे। ठीक है, ये आपका हो जाएगा। यहाँ पे सही से लिखा दिख ना रहा हो आपको, ये लक्षद्वीप लिखा हुआ है। ठीक है, ये लक्षद्वीप का है। और आगे आपका जो पूछा गया है जैसे कंचनजुंगा चोटी पूछा गया है तो वो यहाँ पे है आपका। ठीक है, ये आपका ये नेपाल हो गया, यहाँ पे भूटान हो गया। यहीं पे क्या है कि कंचनजंगा जो चोटी है वो यहाँ पर है। और एक आपका हो गया यहाँ पे छोटा नागपुर का पठार, वो यहाँ पे है, रांची में है, झारखंड की राजधानी रांची में। तो ये आपका कुछ इस तरह से भारत की राजधानी से मैप पूछा जाएगा। ठीक है, आगे देखिए हम संसार वाला, तो ये आपका वर्ल्ड का है। वर्ल्ड में भी कुछ इसी तरह होगा, आपका भरना होगा। जैसे यहाँ पे एक महासागरीय जलधारा के बारे में पूछा गया है, एक परिस्थिति की हॉट स्पॉट के बारे में, एक देश, एक महाद्वीप और एक गर्म मरुस्थल। यहाँ पे आपको पहले से ही निशान दे दिया जाएगा, यानी ABCD जैसे लिख दिया जाएगा। जैसे यहाँ पे आपका A लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे B है आपका, फिर ये आपके C है। ठीक है, यहाँ पे D है, यहाँ पे E है और F आ जाएगा आपका मान लेते, और यहाँ पे G आ जाएगा। तो कुछ इस तरह से आपसे पूछ लेगा और आपको भरना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे ए जैसे गल्फ स्ट्रीम हो गया आपका, यहाँ पे दिया हुआ गल्फ स्ट्रीम। सी वाला जो है आपका ब्राजील किसी एक देश का नाम बोला गया था। ठीक है, कोई एक महाद्वीप पूछा जाए तो यहाँ पे आपका कोई भी है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है एक महाद्वीप, तो यहाँ पे आप डाल सकते हैं। ठीक है, जैसे ये आपका जो है उत्तरी अमेरिका हो गया, तो यहाँ पे आप उत्तरी अमेरिका डाल सकते हैं। तो ऐसे आपसे पूछा जा सकता है। आगे एक गर्म मरुस्थल हो गया, यहाँ पे बोला गया है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक गर्म मरुस्थल के बारे में लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये आप यहाँ पे आपके यहाँ पे भी वही होगा, आपका 7 दिया रहेगा। मैंने यहाँ 5 ही लिया है, 7 में से कोई 5 आपको करने होंगे। तो ये आपका कुछ इस तरह से पूछा जाएगा। तो आप एक तो जलवायु वाला आप अच्छे से कर ले, जलवायु वाले से पूछा जा सकता है। ठीक है, एक आपका भूकंप वाला वो देख ले आप, जहां जहां भूकंप आता है। प्लेटो वाला भी देख ले, उसी में है वो। तो ये आपके मानचित्र में पूछे जा सकते हैं। बाकी ये वीडियो का पार्ट 2 था, आपने देखा। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। ये सभी क्वेश्चंस आप जरूर रेडी करके रखें, क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। और ज्योग्राफी का कोई सैंपल पेपर नहीं दिया गया है, किस पैटर्न से पेपर आएगा 11th का। लेकिन ज्यादातर ये होता है कि जो 12th का पैटर्न है उसी पैटर्न पे जो है 11th के भी पेपर होते हैं। तो हम उसी पैटर्न को फॉलो करके आपके लिए पेपर ला रहे हैं। तो आई होप कि आपको पसंद आए पेपर। ठीक है, आगे जल्दी हम और पेपर्स आपको जरूर जो है डिलीवर करेंगे। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। ये था आज का वीडियो। और चैनल पे नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। कोई डाउट रह जाता है आपका तो आप मुझसे इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए, यही था आज का वीडियो। मिलता हूँ आपसे अगली और एक्साइटिंग वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।